फंस सकती हैं मिजोरम की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल। 1000 करोड़ के जमीन घोटाले में आरोपी बनाई जा सकती हैं कमला। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, हमारे एमएलए को पैसे और मंत्री पद का लालच दे रही है बीजेपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की हालत नाजुक। ऑपरेशन के बाद भी नहीं सुधरी हालत। धौलाकुआं के आर्मी अस्पताल में चल रहा है इलाज। राज्यसभा में गैर हाजिर रहने पर सचिन ने दी सफाई। भाई की सर्जरी के चलते संसद नहीं पहुंचा। कई सांसदों ने गैर हाजिरी पर उठाए थे सवाल। और मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 237 रन। बैकफुट पर टीम इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7 और मैं हूं शशांक विक्रम सिंह। बीजेपी भले ही बदले की राजनीति की बात कहती हो कि हम बदले की राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन जो ताजा मामला इस वक्त सामने आ रहा है कमला बेनीवाल को लेकर, उसमें कुछ ना कुछ हद तक जो झलक दिख रही है वो साफ तौर पर बदले की राजनीति की देखी जा सकती है। ऐसा कुछ बयान जो है बहुत जल्द अगर हम बात करें तो विपक्ष देने वाला है और इस तरह के कुछ इंडिकेशंस भी उसने दे दिए हैं। मिजोरम की जो पूर्व गवर्नर है, अगर हम बात करें कमला बेनीवाल की, तो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं। पहले उनको राज्यपाल के पद से हटाया गया, उसके बाद जयपुर में 1000 करोड़ की लैंड के मामले में जो है, संपत्ति के मामले में जिस तरह से जो जमीन का विवाद है वहां पर, उसको लेकर उनका नाम आया है। और ये जो पूरा मसला है 1994 के दौरान जो है भारत सरकार की अगर बात की जाए तो उसने वहां पर अगर कृषि कोऑपरेटिव को जो है ये जमीन अलॉट किया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आप 20 साल के लिए इस जमीन को इस्तेमाल करिए। लगभग ये 298 एकड़ के लगभग जमीन है पूरी, और इस जमीन को देकर उन्होंने कहा था इस पूरी जमीन को आप इस्तेमाल करिए और कृषि के काम में लगाइए। और महज 25 रुपए के रेंट पर जो है उन्होंने 20 साल की लीज के लिए इस पूरी जमीन को दिया था, जिसके बाद जो है 5 साल की लीज को और एक्सटेंड किया गया। और अगर बात करें तो 1978 में इसका जो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया था। और उसी दौरान 1970 में जो है अगर हम बात करें कमला बेनीवाल की, तो वहां पे उन्होंने वो एज अ मेंबर उन्होंने ज्वाइन किया था उस पूरे कमेटी को, और उस दौरान जो है उसमें तमाम बदलाव हुए। और उसके बाद जब अगर हम ताजे मामले की बात करें तो जिस तरीके से 1978 के बाद जब सरकार ने जमीन वापस ले ली थी, उसके बाद वहां पे उसने सोसाइटी डेवलप करने की बात की थी, और ये सोसाइटी वहां पर डेवलप की गई लगभग 80-90% जमीन पर। तो उसके दौरान जो है बाद में जो कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसने मांग की कि हमें मुआवजा चाहिए, जिस लहजे से क्योंकि जो पूरा जो मसला था सिर्फ महज 25 साल के लिए इनको लीज पे मिला था। उसके बावजूद इन्होंने क्लेम किया कि नहीं, इसमें हमारा भी हक है। और उसके बाद इनको 209 मकान जो है आवंटित किए गए थे, जिसके बाद जो है अगर हम बात करें तो पूरा मसला जो है बाद में उछला। और उसके बाद अगर 1997 से 2002 के सरकार के दौरान जो है राजस्व मंत्री थी कमला बेनीवाल, और उस दौरान जो है फायदा देने की कोशिश की गई थी और इस पूरे मसले में जो है 16 लोगों का नाम आया था, साथ ही साथ कमला बेनीवाल का भी नाम आया था। लेकिन जब 17 मई को जब ट्रायल हुआ था, उस दौरान कमला बेनीवाल के नाम को नहीं रखा गया, उनको नोटिस नहीं भेजा गया। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त वो राज्यपाल थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मिजोरम के राज्यपाल के तौर पर उनकी छुट्टी हुई, उसके बाद जो है फिर से मुश्किलों में गिरती नजर आ रही हैं और 27 अगस्त को उनको कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। तो अगर हम बात करें तो पूर्व राज्यपाल मिजोरम की कमला बेनीवाल की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक और मुश्किलों में डालती बीजेपी किसी कांग्रेस के मेंबर या किसी पॉलिटिशियन को दिख रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी को परेशान कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और ये परेशानी की सबब बनी है उनकी लगातार जो आरोप लगाते आए हैं अभी तक बीजेपी के ऊपर कि उनके सांसदों को खरीदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उनको मंत्री बनाने का लालच दिया जा रहा है। तो इन सब के बीच जो जिस तरीके से फिर से कल अरविंद केजरीवाल का एक बार बयान आया कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी की भी अगर बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हाँ भाई, हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे कि हम सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे या चुनाव में जाना चाहेंगे। अभी हमारी कोशिश जारी है और हम कोशिश करेंगे कि एक उन्होंने इसमें लॉजिक भी दिया है, तर्क दिया है कि हम दिल्ली की जनता पर नहीं चाहते हैं कि चुनाव का जो है वो बोझ है। तो इस लिहाज से जो है बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सत्ता में आ जाए, और उसके लिए वो हर कोशिश करने में कहीं से चूकने की मतलब लगातार कोशिश कर रही है और कोई चूक नहीं करना चाहती है। इसी लिहाज से जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं इस वक्त, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं, लगातार कई और नेता जो है आम आदमी पार्टी के, ये अब कह सकते हैं कि आप आरोप लगा चुके हैं बीजेपी के ऊपर कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन उसी के पलट अगर कांग्रेस के नेता की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कुछ दिन पहले ही कहा था, जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी कि बीजेपी उनको तोड़ के लाना चाहती है, उसके बाद पोस्टर विवाद ने जन्म लिया था। लेकिन उस विवाद के तुरंत बाद जो है कांग्रेस नेता ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, मुझे तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की गई, मैं कांग्रेस में भी बना हुआ हूं और आगे भी कांग्रेस में बना रहूंगा। ऐसे में जो इस वक्त जोड़ तोड़ की राजनीति है दिल्ली में साफ तौर पर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इसको दुर्भाग्य मात्र कहा जाएगा, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में इतनी ताकत है, विधायकों में इतनी ताकत है कि अभी वो एकजुट है और बीजेपी उसको तोड़ने में पूरी तरह से नाकाम रही है। अगर अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में इस वक्त राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए, सोनिया गांधी की बात की जाए, तो हर तरह से कांग्रेस इस वक्त उलझी सी नजर आ रही है। और इसका ताजा मामला जो है प्रियंका गांधी को लेकर आया है। जिस तरह से राइजिंग मून का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि प्रियंका गांधी वापस आ रही हैं, पोस्टर लगाए गए थे मुरादाबाद में, उसके बाद एक विवाद ने जन्म लिया था। वो विवाद था, क्या कांग्रेस की कमान अब प्रियंका गांधी के हाथों में जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसके बाद जो है एक अलग सा रूप भी देखने को मिला। अगर हम राहुल गांधी की बात करें, वो कुछ अलग अंदाज में नजर आए, बेल में पहुंच गए। अगर हम संसद की बात करें, उस दौरान चुटकी भी ली गई बीजेपी के द्वारा और तमाम और पार्टियों के द्वारा, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि शायद जो है ये डर अब राहुल गांधी को सताने लगा है कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो इनकी जगह ले सकती हैं। लेकिन इन सारे बातों का साफ तौर पे खंडन किया है प्रियंका गांधी ने और उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी पद के लिए कहीं से भी मतलब इच्छुक नहीं हूं। और साथ ही साथ जिस तरह की खबरें चल रही हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इस तरह की खबरों पर पूरी तरह से मतलब इन खबरों को बंद किया जाए और साथ ही साथ जिस तरह की बयानबाजी चल रही है वो पूरी तरह से गलत है और मैं किसी भी पद के लिए इच्छुक नहीं हूं। ये जरूर है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार 2 दिन पहले ही बयान आया था कि प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है और साथ ही साथ तमाम सांसद इस बात को भी कह रहे हैं कि अब वो चाहते हैं कि तीनों गांधी जो है मिलकर कांग्रेस की कमान संभालें, क्योंकि जो इस वक्त की हालत है वो बेहद नाजुक है। कांग्रेस की बात करें, क्योंकि जिस तरह से लगातार बहुत बुरा प्रदर्शन रहा है, यहां तक कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए उस पार्टी को, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसको अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, तो इससे उसकी स्थिति समझ आ सकती है। और साथ ही साथ अगर हम नटवर सिंह की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर जो है अपने किताब में इस चीज को बहुत क्लियरली मेंशन भी किया था कि इस वक्त की जो स्थिति है कांग्रेस की वो बेहद खराब है। लेकिन अगर कांग्रेस एग्जिस्ट नहीं करती है इंडियन पॉलिटिक्स के, अगर मेन पार्टीज की बात करें, लीडिंग पार्टीज की बात करें, तो वो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। तो जिस तरह से इंडिकेशन जो है हर कोई देने में लगा हुआ है कि कांग्रेस की हालत बेहद खराब है, उस लिहाज से प्रियंका गांधी का जो ये बयान आया है वो एक तरफ से बिल्कुल राहुल गांधी के लिए एक राहत की खबर होगी। लेकिन अगर हम गठजोड़ की बात करें और उम्मीदों की बात करें तो प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर, अगर तमाम नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी आकर कांग्रेस को अब लीड करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को दिल्ली के आरआर अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। वे गुरुवार रात को अपने घर में गिर गए थे, जिससे उनके शरीर में गहरी चोट लगी थी। उनके सर पर जो है काफी ज्यादा चोट लग गया था, जिसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया और उनकी हालत जो है अभी नाजुक बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से 2014 से पहले बीजेपी से बगावत करके बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां से वो हार गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एनडीए के शासन में जो है वो कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। तो जिस तरीके से जो है इस वक्त अगर जो ताजा खबर मिल रही है उस हिसाब से बेहद नाजुक हालत बनी हुई है जसवंत सिंह की और इस वक्त लाइफ सपोर्ट पे रखे गए हैं वो। और लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे साफ तौर पर डॉक्टर्स पूरी जद्दोजहद में लगे हैं कि किसी भी तरह से उन्हें ठीक किया जाए। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है इस वक्त। और साथ ही साथ हाँ, ये ज़रूर है कि कल शाम को एक बयान आया था नितिन गडकरी का, जिसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई थी, लेकिन उसमें नितिन गडकरी ने कहा था कि उनकी बॉडी में कुछ सेंसेशन है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और इसमें सबसे अच्छी बात है, एक कर्टसी कॉल के तौर पे हम देख सकते हैं कि तमाम नेता पहुंचे थे वहां पर, चाहे बीजेपी की बात की जाए चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, तो तमाम बड़े नेता जो है जसवंत सिंह को देखने के लिए आर्मी हॉस्पिटल गए थे। यूं तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम अभी तक कुछ भी कोई किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया था, लेकिन ये राजनीति होती ही ऐसी चीज है कि उसने उन्हें आखिरकार कंट्रोवर्सी में घींच दिया। और जो ताजा मामला है वो मामला है उनकी सदस्यता को रद्द करने को लेकर। लगातार पिछले 45 दिनों से वो राज्यसभा से गायब है, जिसको लेकर काफी बयानबाजी हुई और साथ ही साथ उनको पद से हटाने की मांग भी की गई। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। क्रिकेट में रिकॉर्ड्स का अंबार लगाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का एक सांसद के रूप में प्रदर्शन बेहद खराब है।
जब से सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद मनोनीत हुए हैं, तब से लेकर अब तक संसद में सचिन की हाजिरी 3% है, यानी कि ना के बराबर। इस साल तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के सदन में दर्शन ही नहीं हुए। क्रिकेट करियर के दौरान जब सचिन मैदान में फ्लॉप होते थे तो वो क्रिकेट प्रेमियों की आलोचना का शिकार होते थे। आज संसद में सांसद सचिन के खराब प्रदर्शन पर सियासतदान आलोचना कर रहे हैं। बजट सत्र में सचिन का गैर हाजिर रहना मुद्दा तूल पकड़ गया है। सदन में सचिन की गैर मौजूदगी का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। कुछ सांसदों ने सवाल किया कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर राज्यसभा क्यों नहीं आते। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन लोगों को सांसद चुना जाता है ताकि ये लोग संसद में मौजूद रहे और समाज में कुछ बदलाव पैदा कर सके, लेकिन ये तो संसद में दिखते ही नहीं है। वहीं अभिनेत्री रेखा की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ सांसदों ने मांग की है कि सचिन और रेखा की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन ने दोनों मनोनीत सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नियमों के तहत किसी सांसद की सदस्यता तभी खत्म की जाती है जब वो बगैर किसी जानकारी के सदन से लगातार 60 दिन तक गायब रहता है, लेकिन सचिन और रेखा के मामले में ऐसा नहीं है। सचिन और रेखा युवाओं के लिए आदर्श है। जब उन्हें राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया तो एक उम्मीद जागी कि राजनीति मुद्दों की शोर शराबे के बीच युवाओं से जुड़े मुद्दों को भी उठाया जाएगा, लेकिन अब तक सचिन सदन में 3 बार गए। इस दौरान उन्होंने एक बार भी बहस में हिस्सा नहीं लिया और न ही कोई सवाल किया, जिससे आज उनकी संसद सदस्यता पर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। क्रिकेट के लिहाज से अगर संसद की बात की जाए तो 3 पारी 0 रन, और अब इस वक्त सचिन तेंदुलकर यही सोच रहे होंगे कि ये राजनीति नहीं है आसान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर जुड़ी है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद को लेकर। इसी मसले पर जो है कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव जो है नितिन गडकरी और उमा भारती से मिले, जिसमें उन्होंने तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की और साथ ही साथ शिकायत भी है शिवपाल यादव की, मैंने 1400 करोड़ मांगा लेकिन मुझे सिर्फ 500 करोड़ मिला। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। यूपी प्रगति के पथ पर। जी हाँ, सपा सरकार के रास्ते में जितनी चाहे अड़चने क्यों ना आए, लेकिन अब यूपी प्रगति के पथ पर है, जिसके लिए सपा सरकार एक से एक बढ़कर काम करती नजर आ रही है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है मंत्री शिवपाल यादव की केंद्रीय मंत्री उमा भारती से मुलाकात। जी हाँ, मंत्री शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की सड़कों और नदियों के विकास के लिए उमा भारती से मुलाकात की। प्रचार भी बैठ थे और हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट थे और बुंदेलखंड से लेकर के पूरे प्रदेश के जो भी प्रोजेक्ट थे वो अब बहुत जल्दी, आज हमारी बातचीत हो गई, बहुत जल्दी ये हल हो जाएंगे और समय से पैसा मिल जाएगा और सभी जितनी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश, उससे तो किसानों को लाभ होना है, जनता को लाभ होना है। पानी पीने से लेकर के जितनी भी दिक्कतें हैं अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वहीं इस मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी मंत्री शिवपाल यादव को पूरा आश्वासन दिया है। उमा भारती का कहना है कि केंद्र सरकार देश के विकास के लिए हमेशा काम करेगी। देश के विकास को राजनीति से दूर रखना हमारी पहली पहल है। उत्तर प्रदेश अपनी सिंचाई की क्षमताओं को बढ़ाए। उत्तर प्रदेश का हिस्सा बुंदेलखंड बहुत सूखा रहता है, उसकी सिंचाई की क्षमताएं बढ़ें, उसमें केंद्र की सरकार की तरफ से सहयोग में कभी कोई कमी रहेगी ही नहीं। राजनीतिक लड़ाई विचारधारा की होती है, उसमें हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि गरीब जनता कभी उसका शिकार बने, ना शिवपाल जी चाहेंगे और ना हम चाहेंगे। जिसके बाद शिवपाल यादव ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात में शिवपाल ने यूपी में सड़कों की मरम्मत और आगे सड़कों के निर्माण के लिए पैसे की मांग की। शिवपाल यादव ने बैठक के बाद बताया कि नितिन गडकरी से उन्होंने 1300 करोड़ रुपए की मांग की थी, पर उन्होंने यूपी के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया है। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात की थी
और उनसे यूपी में नहरों की सफाई, सिंचाई व्यवस्था के लिए 1200 करोड़ रुपए मांगे थे। वहीं देखा जाए तो मंत्री शिवपाल यादव और सपा सरकार यूपी में जल्द से जल्द विकास चाहती है, जिसकी वानगी है ये मुलाकात। शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। अभी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार सड़कें कब सुधरती हैं और जिस तरह से वादे कर रही है बीजेपी और एसपी सरकार वो कितने पूरे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर जुड़ी है ई रिक्शा से। हलफनामे के बावजूद ई रिक्शा पर प्रतिबंध हटाने से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार के बाद केंद्र सरकार ने ई रिक्शा को मोटर वाहन एक्ट के अधीन लाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है। इसके तहत हलफनामे में प्रस्तावित ई रिक्शा नियमों को कैबिनेट से मंजूर कराकर कोर्ट को संतुष्ट कराने की कोशिश भी होगी, परंतु यदि कोर्ट तब भी नहीं माना तो फिर एक्ट में संशोधन के लिए संसद का दरवाजा खटखटाने के अलावा सरकार के समक्ष कोई और चारा नहीं रहेगा। फिलहाल सरकार ने मोटर एक्ट में संशोधन के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। इसे सोमवार को मंत्रिमंडल से मंजूर कराकर कोर्ट में पेश करने का प्रयास किया जाएगा। यदि इस पर भी कोर्ट प्रतिबंध नहीं हटाता है तो इसके बाद सरकार इन नियमों को प्रस्तावित बदलकर नए मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2014 का हिस्सा बनाएगी। फूलन देवी की हत्या में मुख्य आरोपी अभियुक्त शेर सिंह राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में बाकी 10 आरोपियों को जो है कोर्ट ने बरी कर दिया और साथ ही साथ जो एक और आरोपी था उसकी जो है हिरासत के दौरान ही मौत हो गई थी। तो आखिर जो ये पूरा मसला है इस वक्त इसमें जो है राणा पूरी तरह से दोषी पाए गए हैं। उनकी फ़ोन कॉल डिटेल्स पाई गई थी, इसमें साफ तौर पे वो कह रहे थे कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने उन्हें मारा है, लेकिन मेरे परिवार जो है बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है, इस वक्त उनके साथ कोई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए, एक अहम फैसला लेते हुए 12 अभियुक्तों में से 11 को बरी कर दिया है और एक को जो है शेर सिंह को जो है उन्होंने सजा सुनाई है। इस लिहाज से जो है बेहद अहम फैसला है फूलन देवी हत्याकांड के मामले को लेकर अगर बात की जाए। और मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वो एक बड़ा नेता बनना चाहता था। तो जिस तरीके से पूरा ये मसला है, ये पॉलिटिकल वजह थी शेर सिंह राणा की इनको मारने की। और अगर बात करें तो अशोक रोड पर जो है इनके जो सांसद निवास था उसके बाहर इनको गोली मार दी गई थी, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। और साथ ही साथ उसके बाद पुलिस काफ़ी जल्दी कार्रवाई में आई और उसने 12 लोगों को हिरासत में भी लिया था, जिसमें कि 10 लोग बरी हो गए हैं। एक की जो है बात करें तो हिरासत के दौरान ही मौत हो गई थी और राणा को जो है कोर्ट ने सजा सुनाया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जानेंगे आखिर दिल्ली पुलिस कौन सा नया एप्लीकेशन लेकर आई है दिल्ली की जनता की सहूलत के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूँ तो आमतौर पर दिल्ली पुलिस जो है जनता के जो है लगातार बयान झेलती है और साथ ही साथ उनके आरोप झेलती है कि अक्सर वो लेट होती है, लेकिन इसी को जो है लेट लतीफ़ी को दूर करने के लिए अब हाईटेक होने वाली है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने जनता को सुरक्षा की सहूलियत के लिए एक नया ऐप जारी किया है। इस एप्लीकेशन के बाद दिल्ली पुलिस अब ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकेगी। इसका उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस ऐप के बाद दिल्ली पुलिस के कामों में कितना सुधार आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या कुछ है पूरा इस एप्लीकेशन में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। PCP ऐप की लॉन्चिंग के मौके पर दिल्ली के तमाम आला अधिकारियों ने इस मौके पर शिरकत की। पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी ने बताया कि ऑनलाइन FIR करने के लिए वेबसाइट और मोबाइल पर एक साथ उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमने उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण दिया था जिसे उच्च न्यायालय ने काफी सराहा है। जनता के साथ में क्राइम होता है, जनता पुलिस थाने जाती है तो उसकी शिकायत वहाँ पर ठीक से दर्ज नहीं होती या व्यक्ति संकोच करता है या पुलिस वाला संकोच करता है। तो उसके लिए कई प्रकार के उन्हें मोटिवेशनल कदम उठाए ताकि हमारे पुलिस अफसर जब भी कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आए जिसके साथ में कोई क्राइम हुआ हो तो उसके ऊपर तुरंत अगर कॉग्निजेबल है तो FIR दर्ज करें। 27 फरवरी से हमने नहीं सोचा था कि इतने लोग इस
से ज़्यादा व्यक्तियों ने इंटरनेट और सेल फोन के जरिए इस एप्लीकेशन के द्वारा अपनी आवाज़ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस मौके पर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली पुलिस की काफी सराहना की और दिल्ली पुलिस को देश की नंबर 1 पुलिस बनाने के लिए उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही ये ऐप लॉन्च किया जा सकेगा, जिसके तहत एफआईआर की कॉपी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन ही डाउनलोड की जा सकेगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हमने वेब बेस्ड एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिसका नाम है पीसीसी ऐप। अब इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है, केवल भारत में ही नहीं सारी दुनिया में यह युग जो चल रहा है, यह हाई टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। मैं दिल्ली पुलिस को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, यहां के पुलिस कमिश्नर और अपने सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि वह इस आधुनिक तकनीक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में वह किसी से पीछे नहीं है, इसलिए वह बधाई के पात्र हैं। हमारी यह दिल्ली पुलिस पूरे हिंदुस्तान की एक मॉडल पुलिस बन जाए और हमारा यह दिल्ली स्टेट एक मॉडल स्टेट बन जाए। इसके साथ ही आयुक्त ने कहा कि सामान खोने की शिकायत के लिए ऐप जारी करने के बाद 27 फरवरी से अब तक 3,82,000 से अधिक लोग इस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। उम्मीद है एफआईआर भी ऑनलाइन होने से लोग ज्यादा निडर होकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। जब गले मिलते हैं तो दिल भी मिलता है, और इसी का कुछ नज़ारा जो है पाकिस्तान ने एक नए रूप में दिया है। और चेनाब नदी में बहकर जो बीएसएफ का जवान पाकिस्तान चला गया था, उसकी वतन वापसी हो गई है। तो इस पूरे मसले में हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो इस वक्त प्रभाव है नरेंद्र मोदी की बात की जाए या खुद पाकिस्तान जो है अपने संबंध भारत से बेहतर करना चाहता है, उस दृष्टिकोण से जो है एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ काबिल तारीफ़ रहा ये, जिस तरह से अगर पाकिस्तान की बात करें, फैसला उसने लिया बीएसएफ जवान को सही सलामत उसने वापस पहुंचा दिया। और जिस तरीके से ये पूरा कदम उठाया गया है उसकी काफ़ी सराहना हो रही है। और साथ ही साथ इसको एक नए तरीके से एक दोस्ती के एक नए इशारे की तरफ ये इंडिकेशन दे रहा है। और साथ ही साथ इसको हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है अगर हम इंडो पाक रिलेशन की बात करें तो। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दावा करती है एसपी सरकार, लेकिन उस बीच दर्द, बेबसी और सियासत, इनके बीच सिसकती एक लड़की। ये पूरा जो मसला है, ये मसला है मेरठ का, जहां पर एक लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है, एक लड़की के जबरन जो है धर्म परिवर्तन किया जाता है, और उसके बाद पुलिस उल्टा उसके ऊपर ही आरोप लगाती है कि ये सब कुछ जो है उसने खुद किया है। यहां तक वो ये भी कहती है कि वो महिला जो है गर्भवती थी। तो इस तरह के बयान जो है लगातार जिस तरह से पुलिस की तरफ से आ रहे हैं, वो बेहद वो जो है बेहद खतरनाक, यूँ कह सकते हैं कि बेहद शर्मिंदगी वाले हैं। और क्या कुछ ये पूरा मसला है मेरठ का, आपको हम एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इस लड़की के शरीर को ही जख्म नहीं दिया गया, जख्म इसकी आत्मा को भी दिए गए, ऐसे जख्म जो ताउम्र से झकझोरते रहेंगे। इस घटना के सामने आने के बाद सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ और सरकार के राजधर्म पर भी सवाल उठने लगे, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो चोट उसकी आत्मा को लगी है उसका हाल कैसा है। इस लड़की का परिवार सदमे में है और हत्यारों को फांसी की मांग कर रहा है। खरखौदा थाने की पुलिस को इस लड़की की पीड़ा से कोई वास्ता नहीं, और समस्या सिर्फ खरखौदा पुलिस की ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर थानों की पुलिस कार्रवाई शुरू ही तब करती है जब इंतहा हो जाती है और पीड़ित के सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी फितरत में तो सिर्फ इतना है कि जांच की जा रही है। सत्ता में बैठे सूरमाओं को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस सियासत करनी है।
और दुख व्यक्त करना है। केंद्र राज्य सरकार पर आरोप लगाती है और राज्य सरकार दूसरे राज्यों के अपराध का ग्राफ गिनाता है। तीस जुलाई ये वो तारीख है जब इस लड़की के गायब होने की खबर आई और तब से लेकर अब तक खरखौदा पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति ही करती रही, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। जिस तरीके से जुल्म जो है लगातार यूपी में बढ़ते जा रहे हैं और खास करके अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो उसमें पूरी तरह से फेल है सपा सरकार। और इस लिहाज से जिस तरीके से सब कुछ ये पूरा मसला हुआ है, इसमें जवाबदेही बनती है एसपी सरकार की, अखिलेश यादव की, कि आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। और इसके बाद जिस तरह का बयान अगर हम बात करें एसपी सरकार के नेता दे रहे हैं वो बेहद शर्मिंदगी वाले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।